जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केआरके एकेडमी। आज से हम करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो वी विल कवर कंप्लीट करंट अफेयर्स फ्रॉम द अगस्त ऑनवर्ड्स। तो सीएपीएफ 2026 एग्जाम के लिए अगस्त से लेके टिल मई जून तक हम कवर करेंगे सारे करंट अफेयर्स। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए एक करंट अफेयर मैंने डिजाइन किया हूँ। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल। सो अगस्त की फर्स्ट मॉड्यूल है, तो इस मॉड्यूल में हम क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो दैट इज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो अगस्त में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एडिशनल राइट्स दिए हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो वो क्या चीजें हैं, किस लिए दिए हैं, क्या क्या चीजों को करने के लिए, तो सो वी विल सी अबाउट दैट, वी विल टॉक अबाउट दैट। ओके, सो नेक्स्ट इज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो मैंने रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, सो गवर्नमेंट ने कुछ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को, चीजों को प्रोड्यूस किए। तो वो क्या है एक बार देखेंगे। एंड नेक्स्ट इज ग्लोबल गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ग्लोबल गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, 2025 रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2025 रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मेंशन किए हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है कितने तक अचीव किए हैं, क्या क्या चीजें हमने की हैं, तो वो सारी चीजें तो इस रिपोर्ट में मेंशन किया है, तो वो भी चीजें हम देखेंगे। नेक्स्ट, इंडिया रिन्यूएबल रेवोल्यूशन। तो अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यूज करके जो पावर जनरेशन हमने किए हैं, तो उसका जो डेवलपमेंट है, जो रिवोल्यूशन टिल 2025, तो लास्ट 10 इयर्स, एक डिकेड में, तो क्या क्या चेंजेस हुई है, तो कितना हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें एक बार हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो नेक्स्ट, प्लेसेस इन न्यूज। सो ऐसे 2-3 प्लेसेस है जो काफी न्यूज में थे, किस लिए न्यूज में थे, एंड सो वो प्लेस कहाँ पे है, तो उसकी जो लोकेशन और उसकी आसपास की जो लोकेशंस और करंट से जो रिलेट करते हुए ज्योग्राफिकल मैप बेस्ड एक अप्रोच रहेगा, तो वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट, एक इकोनॉमी रिलेटेड एक करंट अफेयर है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। राइट, सो दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो ये जो करंट अफेयर की जो मैगजीन है, ये कंप्लीटली आपको फ्री रहेगा। एक कंटेंट भी आपको कंप्लीटली यूट्यूब में फ्री रहेगा, अवेलेबल रहेगा। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो रहेगा करंट अफेयर्स की सीरीज जो है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड सो यू कैन डाउनलोड दिस दिस पीडीएफ इन आवर टेलीग्राम चैनल केआरके एकेडमी 9। सो दैट इज आवर टेलीग्राम चैनल। सो डेली आपको वहां पे करंट अपडेट्स और एमसीक्यूज आते ही रहते हैं। And so for the complete classes you can download our app, that is KRK Academy app, for the paper 1 and paper 2 complete classes, जो core classes हैं पेपर 1 की और पेपर 2 की। so उसके लिए आप ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे KRK Academy ऐप डाउनलोड करके। कोर्सेज भी है, कंप्लीट 1 ईयर बैच की कोर्स है, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड रहेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द करंट अफेयर्स। एंड सो कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कुछ एडिशनल राइट्स दिए हैं, जो मैंने ऑलरेडी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कुछ राइट्स रहते हैं। सो जो मैंने इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो है, अगर ज्यादा पोल्यूशन एग्जिबिट कर रहे हैं इनटू द वाटर, इनटू द रिवर्स, सो दिस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव द अथॉरिटी टू seize that factory, or else you can close that factory. Okay, so by giving the prior information to that particular industry or factory को। So apart from that, so Supreme Court ने उनको a right भी दिया है, they can impose or collect the compensation, so impose fines। ठीक है, तो वो फाइन इम्पोज कर सकते हैं। माने जो एक लेवल रहता है, जो मैंने जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन बाहर आती है, तो वो रिवर में छोड़ देते हैं उस पोल्यूशन को। तो एक पोल्यूशन एक लेवल रहता है, तो जहां तक आपको जो वेस्ट जो है उसको कैसे मैंने प्रोसेस करके उस वेस्ट को छोड़ना है और किस हद तक छोड़ना है, ये सब रहता है। तो अगर वो हद से भी अगर ज्यादा वेस्ट रिलीज कर रहे हैं इनटू द वाटर, इन द रिवर वाटर, सो देन दिस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव द
राइट अथॉरिटी टू इम्पोज द फाइन, वो कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं और फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं। सो दिस इज रिसेंटली अपलिफ्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो ये राइट्स जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपलिफ्ट किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ओके। सो और जो फाइन इम्पोज करने के बाद जो अमाउंट आती है थ्रू फाइन, सो दैट अमाउंट शुड बी यूज्ड फॉर टू क्लीन अप दैट रिवर, तो उस रिवर को क्लीन अप करने के लिए उस अमाउंट को यूज करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कंपनसेशन और बैंक गारंटी कंपलसरी प्रोड्यूस करना है। सो एट द टाइम ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, ठीक है, अगर कोई न्यू इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, सो देन दे शुड टेक परमिशन फ्रॉम द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो उसके साथ साथ उनको क्या, यस, बैंक गारंटी प्रिकॉशन भी उनको देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 33A एंड 31A। दैट मीन्स सो न्यू इंडस्ट्री अप्रूवल के लिए providing the bank guarantee. So if they are providing the bank guarantee, then only the pollution control board will approve for the new industries or new factories, ठीक है। So this is the and implementation after rules, माने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो भी चीजें माने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मगर दे शुड गिव द प्रियर इंफॉर्मेशन टू द पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री, ठीक है। सो नाउ सेक्शन 33A के बारे में हम बात करेंगे। सो ये जो सेक्शन है, ठीक है, तो ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है। तो ये एक्ट जो है 1974 में लागू किया गया था। इसमें क्या बताया जाता है कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, ओके, सो दे हैव द अथॉरिटी टू इश्यू एनी डायरेक्शंस इन राइटिंग टू एन पर्सन ऑफिसर और अथॉरिटी, ठीक है। तो जो व्यक्ति स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जो पर्सन हो, अथॉरिटी हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, दे हैव द राइट टू क्लोजिंग, प्रोहिबिटिंग एंड रेगुलेटिंग एनी इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री को डायरेक्टली वो प्रोहिबिट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, सील लगा के वो थापा लगा सकते हैं, कंप्लीटली क्लोज कर सकते हैं उस इंडस्ट्री को, ठीक है। सो एंड नॉट ओनली दैट, दे कैन स्टॉप द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। अगर कोई इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री है तो वेरी एसेंशियल थिंग्स क्या है, वो है एक इलेक्ट्रिसिटी और एक वाटर। सो उसके बिना कोई भी इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री नहीं चलेगा। सो दे कैन रेगुलेट द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड एनी अदर सर्विसेज कुछ है तो वो भी वो बंद कर सकते हैं, वो राइट है इन चीजों को, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन एक्ट है। सो सेम थिंग्स, so section 31A में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। सो ए एक्ट जो है ना कब लागू किया गया था, 1981 में। सो सेम थिंग्स वाज राइट्स वर गिवन फॉर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड आल्सो। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ना, उसकी जो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करती है, सो इट प्लेस एन वेरी की रोल इन एडवाइजिंग द गवर्नमेंट। तो जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजें करना है, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट जो मेजर्स हैं, तो सारी चीजें प्रोवाइड करती है और एडवाइसेस देती है गवर्नमेंट को, राइट। सो दिस इज वन स्टैट्यूटरी बॉडी है, माने ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर में आती है, ठीक है। सो दिस इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। सो मीनिंग इट वाज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएट किया गया है ए बोर्ड। सो लाइक वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, ओके। सो 1974 में, सो आफ्टर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, दिस बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो न्यू दिल्ली इज द हेड ऑफिस। सो न्यू दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द इंडिया। तो अगर कभी आप विंटर सीजन में अगर दिल्ली गए हैं तो वहाँ की जो एनवायरमेंट है, पोल्यूशन है, वो आप देख सकते हो। सो वहाँ पे इतना मन एयर क्वालिटी इतना लो रहेगा तो विंटर के टाइम पे तो घुटन आती है, तो वहाँ पे सांस लेने के लिए भी दिक्कत हो जाती है, राइट। सो ड्यू टू दम, सो दिस इज लाइक स्टबल बर्निंग जो होती है ना, तो पंजाब और हरियाणा और यूपी के रीजन से, तो वो जो स्टबल बर्निंग की जो पूरा स्मोक आती है ना, तो वो यहाँ पे दिल्ली में आके जम जाती है। सो दैट इज द वन ऑफ द रीजन फॉर द एयर पोल्यूशन इन द दिल्ली, ठीक है। सो ये इसका जो मेन फंक्शंस जो है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो मेन फंक्शंस जो है वो है, ये एक स्टैंडर्ड सेट करती है, स्टैंडर्ड्स
एक नॉर्म्स, एक पर्टिकुलर नॉर्म्स और स्टैंडर्ड सेट करती है, ठीक है, टू फॉलो ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस टू रिड्यूस दिस पोल्यूशन, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट्स, इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज ऑफ स्टेट पोल्यूशन। स्टेट पोल्यूशन का बोर्ड जो है ना, तो उनसे कोऑर्डिनेट करती है और उस पर्टिकुलर स्टेट का क्या हालत है, माने पोल्यूशन का क्या हालत है, एयर पोल्यूशन का क्या हालत है और वाटर पोल्यूशन कैसा रहा, तो क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो उन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करती है। एंड इट प्रोवाइड्स द टेक्निकल गाइडेंस आल्सो एंड सपोर्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट। टेक्निकल गाइडेंस, अगर कुछ ऐसा नया इनिशिएटिव्स या फिर प्रिकॉशनरीज कोई भी चीजें अगर कुछ लेना है तो ये टेक्निकल गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है स्टेट कंट्रोल बोर्ड को। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये रिसर्च भी करती है, इट कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू द पोल्यूशन कंट्रोल। सो पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेट कर पोल्यूशन कंट्रोल को और रिड्यूस करने के लिए तो उसके ऊपर रिसर्च करती है, डेवलपमेंट्स। एंड इट मॉनिटर्स द एयर एंड वाटर क्वालिटी। सो हर एक प्लेस, हर एक जगह को ये मॉनिटर करती है, एयर और वाटर की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, एयर क्वालिटी को तो ये मॉनिटर करती है, माने कौन सा स्टेट गुड प्रैक्टिस कर रही है इस एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज को लेके, एयर और वाटर पोल्यूशन को लेके, तो इन सारी चीजों को ये मॉनिटर करती है, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंटेशन, माने ये कुछ नया इम्प्लीमेंट करना चाहती है रिगार्डिंग टू रिड्यूस दिस एयर एंड वाटर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल इश्यूज जो भी हैं, पोल्यूशन के इश्यूज जो भी हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए नया एक्ट या फिर नया इम्प्लीमेंटेशन अगर कुछ लेके आना है, सो इट हैज दैट राइट। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इट हैज दैट राइट, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल एक एनवायरमेंटल रिलेटेड, ठीक है, पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड टॉपिक है, तो ये पेपर 2 की पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इमिशन। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना, तो किसके वजह से होता है ग्रीन हाउस? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी। सो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज जो हम यूज कर रहे हैं उसके वजह से ही ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हो रही है और उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जीज में क्या क्या आएंगे? लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। सो पेट्रोलियम से क्या क्या यूज करते हैं हम? केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, ठीक है, ये सारी चीजें। इनसे ये बर्न होने के बाद एनवायरनमेंट में क्या रिलीज होती है? CO2, कार्बन रिलेटेड गैसेस, CO2, कार्बन, ठीक है, एंड नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये जो है ना, ये कंप्लीटली एनवायरनमेंट में रिलीज होती है, तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट एमिशंस ज्यादा हो जाते हैं, देखिए। एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइडल एनर्जी एंड बायोफ्यूल्स, ये सब सारे रिन्यूएबल एनर्जीज हैं। सो रिन्यूएबल एनर्जीज को यूज करके ये आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस करके एक नया प्रोसेस इनिशिएटिव लेके आया है। सो वो क्या है एक बार देखते हैं हम। सो दे आर यूजिंग दिस रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, सोलर पैनल्स को, देखिए यहाँ पे सोलर पैनल्स को यूज करके, ठीक है। सो दैट इज केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं पानी में। सो सोलर एनर्जी यूज करते, सोलर पैनल को यूज करके केमिकल प्रोसेस, अंडर केमिकल प्रोसेस करके हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑक्सीजनेट्स को सेपरेट कर रहे हैं। सो उससे क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सो ऑलरेडी मैंने इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो फ्यूल के तौर पे कन्वर्ट किया जाता है, राइट। सो फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। जब ये कार्बन रिलेटेड जो हार्मफुल गैसेस हैं, ठीक है, वो एनवायरनमेंट में रिलीज करने से, मेनली आपको बताता हूं, देखिए। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द अर्थ। जब एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं तो यहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो जाता है अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो जो सनराइज डायरेक्ट अर्थ के ऊपर आती है तो वो री-रेडिएट नहीं हो पाते हैं, री-रेडिएट नहीं हो पाते हैं ड्यू टू दिस लेयर जो फॉर्म हो चुके हैं, लाइक हार्मफुल गैसेस जो हैं, लाइक कार्बन, ठीक है, CO2, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे चीजें ये यहाँ पे जमा होने की वजह से वो री-रेडिएट नहीं हो पाते हैं। री-रेडिएट नहीं हो पाने के कारण क्या होता है, ये अर्थ जो है ना, ग्लोब जो है ना, वार्म हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। इससे
ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही एक ग्लोबल वार्मिंग होता है. सो दैट्स द रीजन टू रिड्यूस दिस ग्लोबल वार्मिंग. सो दिस इनिशिएशन वाज टेकन नाउ. सो ये CO2 को फ्यूल के तौर पे कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, तो रिलीज माने जो रिलीज हो जाता है तो वो ठीक है, तो मगर जो रिलीज किया गया जो CO2 है तो उसको फ्यूल के अंदर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं. सो दिस इज ए वेरी गुड इनिशिएटिव. दिस इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, APS, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस करके बोलते हैं. ठीक है, यस. सो नेक्स्ट इनिशिएटिव दैट इज रिन्यूएबल फ्यूल्स ऑफ नॉन बायोलॉजिकल ऑरिजिन. रिन्यूएबल फ्यूल्स माने ए सिंथेटिक फ्यूल्स को हम इससे प्रोसेस करके प्रोड्यूस कर सकते हैं. सिंथेटिक फ्यूल को वो कैसे, एक बार देखते हैं. सो हम एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को लिए हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइक विंड एनर्जी. दिस इज अ विंड एनर्जी. सो विंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. ठीक है, तो हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोलिसिस, H2 है यहाँ पे. ठीक है, H2O. तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद क्या होता है, O2 एंड हाइड्रोजन सेपरेट हो जाते हैं. तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस. सो इस थ्रू दिस विंड एनर्जी, ठीक है, तो वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद O2 एंड H2 सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में CO2 है. ठीक है, तो इस CO2 प्लस H2 दोनों कंबाइन करके सिंथेटिक फ्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम CO2 एंड H2 वाया कौन सा प्रोसेस, फिशर-ट्रॉप्स सिंथेसिस करके एक प्रोसेस है. थ्रू दिस प्रोसेस वी आर प्रोड्यूसिंग दिस सिंथेटिक फ्यूल्स. ठीक है, सो दिस इज आल्सो वन गुड इनिशिएटिव. तो इससे क्या होता है, हम ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं. यस. नेक्स्ट, दिस इज अ रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का रिपोर्ट है, रिसेंटली रिलीज किया है. तो इस रिपोर्ट में क्या चीजें मेंशन की हैं एक बार देखते हैं हम. सो फर्स्ट थिंग इज ग्लोबल प्रोग्रेस के बारे में मेंशन किया है इस रिपोर्ट में. लाइक अभी जो चल रही है ना ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अभी हमारा टारगेट है. ठीक है, तो उसमें ऑलमोस्ट ऑल कितने 17 गोल्स हैं. तो वो 17 गोल्स फुलफिल उस टारगेट को अचीव किए हैं कि नहीं, टोटल कितने टारगेट्स हैं गोल्स के अलावा, इन सारी चीजों को हम इसमें देखेंगे. तो इससे पहले क्या था, 2000 से लेके 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, राइट. सो दिस इज द टारगेट था. सो दीज आर एक गोल्स अचीव करके जो अचीव किए हैं तो उससे ग्लोबल गुड के लिए यूज किए हैं ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, राइट. सो दैट इज फ्रॉम 2022-15. फ्रॉम 15 ऑनवर्ड्स 15 to 30 is the sustainable development goal. This is sustainable development goals. इसमें टोटल 17 गोल्स है. और क्या क्या गोल्स है मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो उसके साथ साथ 161 टारगेट्स भी हैं. सो आउट ऑफ दिस 17 गोल्स 14 गोल्स आर हैव halted और 14 आउट ऑफ 17 गोल्स 14 गोल्स जो है 35% और माने और ज्यादा प्रोग्रेस होना चाहिए, तो अभी प्रोग्रेस में नहीं है, बहुत ही लैगिंग में है. सो दिस इज वेरी सैड थिंग टू हियर, राइट. सो इसका वजह क्या है, जो वो प्रोग्रेस जो है वो क्यों नहीं हो पाया. सो ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लाइक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, गाजा पैलेस्टाइन, गाजा इजराइल. ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके वजह से. एंड और एक रीजन क्या है, हंगर स्टेटस. तो ये माने ये बहुत ही अलार्म स्टेटस है हंगर का. अगर देखा जाए सो इन द 2019 ड्यू टू हंगर 7.5% लोगों जो है मर जाते थे, भूखा मर जाते थे. आउट ऑफ 100 ऑलमोस्ट नियरली 8 मेंबर्स डेथ्स आर हैपनिंग ड्यू टू दिस हंगर. ठीक है, तो 2023 में वो ये अफसोस की बात है वो बढ़ गया है और डेथ्स इंक्रीज हो चुके हैं. दैट इज 9.1%. सो एवरी 100% 9 मेंबर्स आर डाइंग ड्यू टू दिस हंगर. ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल वर्ल्ड की जो रिपोर्ट है, स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन थिंग इज दिस ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड इन दिस रिपोर्ट.
ठीक है। तो ये डेटा आपको जब रिपोर्ट राइटिंग या फिर कभी दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको टॉपिक आता है ऐसे या फिर रिपोर्ट आर्गुमेंट के ऊपर, तो ये जो डेटा है वो आप मेंशन कर सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक नेक्स्ट इज वर्कफोर्स कंडीशन। ठीक है, वर्कफोर्स कंडीशन क्या है? सो बाय 2024 57.8% ऑफ वर्कफोर्स आर इनफॉर्मली एम्प्लॉयड। माने ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स होता है और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स। ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स क्या? गवर्नमेंट के अंदर में जो ऑर्गेनाइजेशंस और जॉब फैसिलिटीज है वो सारे चीजें वो सारे ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स के अंदर में आते हैं, क्योंकि उनको सोशल सिक्योरिटी रहता है, राइट, एंड लीगल प्रोटेक्शन रहता है, और जो जो बेनिफिट्स उनको मिलना चाहिए वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स में। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स में इन सारी चीजों को जगह नहीं रहता है, लीगल प्रोटेक्शन ना रहता है, ना सोशल सिक्योरिटी रहता है। ठीक है, तो वर्क प्लेस सेफ्टी भी नहीं रहता है, जो जो बेनिफिट्स उनको मिलना चाहिए वो सारे बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं। सो टिल दिस वर्कफोर्स कंडीशन बाय 2024 तक क्या है? 57.8% ऑफ आर इनफॉर्मली वर्किंग। ठीक है, तो ओवरऑल द वर्ल्ड। सो अगर इंडिया की बात किया जाए सो 90% है, ओनली 10% इज ऑर्गेनाइज्ड workers. Yes, these all things are mentioned in this sustainable development report. And इनकी जो key areas है, key action areas जो है हमें काम करना पड़ेगा तो to overcome these all things. So that is transforming the food system. जो food system जो है ना, तो सभी लोगों के पास फूड पहुंचना चाहिए। फूड सिस्टम जो है, तो फूड सिस्टम को और बेहतर करना पड़ेगा हमें। एक्सपैंडिंग एनर्जी एक्सेस माने रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना है करके हमें उसको आगे और लेके जाना है, जो एनर्जी एक्सेस जो है। तो नेक्स्ट, एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल परिवर्तन में और स्पीड अप और तेज बढ़ाना है। तो जो लोकल एरियाज में रहते हैं तो उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली उनको भी डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना है सारी चीजों को लेके। इंश्योरिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। सो सभी लोगों को एजुकेशन इज मस्ट एंड शुड। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, तो अगर जिसके पास पैसा है पढ़ाई कर सकता है, या फिर जिसके पास पैसा नहीं है वो पढ़ाई नहीं कर सकता है, तो ऐसा नहीं, सभी लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, एंड सेफ गार्डिंग द क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। अगर हमें एक अच्छा लाइफ लीड करना है, ह्यूमन को एक अच्छा लाइफ लीड करना है, तो हमें क्लाइमेट को सेफगार्ड करना है और बायोडाइवर्सिटी। अगर फ्लोरा फोना जो है अगर नहीं है, सो ह्यूमन की सर्वाइवल का कोई मतलब नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी शुड सेफगार्ड द क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फोना मेनली। ठीक है, एंड एरियाज ऑफ कंसर्न्स इन 17 सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट जो है, तो उनमें से कुछ मेजर गोल्स जो है जिसके ऊपर बहुत ही माने प्रोग्रेस जो है ना तो बहुत ही लो है, तो उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से काम करना पड़ेगा। वो कौन सा है एक बार देखिए, दैट इज सस्टेनेबल गोल नंबर 2, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, दैट इज जीरो हंगर। जीरो हंगर के ऊपर हमें काम करना है। सो वी आर लैगिंग इन दिस प्रोग्रेस। सो ये प्रोग्रेस में नहीं है अभी। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। सभी लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम असफल रहे हैं इन चीजों को लेके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, दैट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो क्लीन वाटर, पानी पीने की क्लीन पानी, ठीक है, सो क्लीन वाटर प्रोवाइड करने में भी हम असफल रहे। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8, दैट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स को हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। ठीक है, तो एंड उसके वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी गिर जा रहा है। तो इन चीजों को डेवलप करना है, इसके ऊपर मैंने ज्यादा दबाव देना है और प्रोग्रेस की ओर बढ़ना है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10, दैट इज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो मैन एंड वुमेन के बिटवीन दो इक्वल राइट्स जो होते हैं, जेंडर इक्वालिटी, इन चीजों के ऊपर और भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो दीज आर द मेन एरियाज, सो एरियाज ऑफ कंसर्न। सो दीज कितने हैं? 1 2 3 4 5। सो 5 ये जो 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट, so these are the 17 sustainable development goals, that is, one is no poverty, second one is zero hunger, third one is good health and well being, fourth one is quality education provide करनी है, gender equality,
there should not be discrimination between men and women. Clean water and sanitation provide करना है हमें, and clean energy, renewable energy and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, नए नए इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशंस के ऊपर काम करना है, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below the water, life on the earth ही नहीं, below the water जो लाइफ है तो उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा हमें, एंड नेक्स्ट इज पीस एंड जस्टिस ऑन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, जो हमारे फॉरेन पॉलिसी से दूसरे कंट्री से जो संबंध है हमारे अच्छे रैपो मेंटेन करके रखना है फॉर द ग्लोबल पीस एंड फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, राइट। सो दीज आर द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि आपको 2025 तक कंप्लीटली अचीव करना है, सॉरी 2030 तक, ठीक है, 2015 से लेके 2030 तक इन सारी चीजों को कंप्लीटली अचीव करना है फॉर द ग्लोबल गुड। फॉसिल फ्यूल्स, नॉन फॉसिल फ्यूल्स पावर जनरेशन कैपेसिटी 50%, इंडिया अचीव 50%, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स एंड नॉन फॉसिल फ्यूल्स ऑलरेडी मैं आपको बताया था। फॉसिल फ्यूल्स में क्या आएंगे, कोल, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एविएशन फ्यूल, ये सारी चीजें ये फॉसिल फ्यूल्स है। और नॉन फॉसिल फ्यूल्स में आपको सोलर, विंड, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोफ्यूल्स, ये सब फॉसिल फ्यूल्स, नॉन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो 2030 तक हमें 500 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करना है बाय यूजिंग द नॉन फॉसिल फ्यूल्स, माने रिन्यूएबल एनर्जी को सोर्सेस को यूज करके हमें कितना बाय 2030 तक कितना हमारा टारगेट 500 गीगावाट। सो ऑलरेडी वी हैव अचीव्ड 484.82 gigawatt. This is so good thing. So this is a good sign. Okay, and but you should know that so power production process is different from the installed capacity. So this is only the installed capacity. हम माने हमारे पास इंस्टॉलेशन से इंस्टॉलेशन प्लांट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो इस कैपेसिटी को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूज करके हम इतना पावर जनरेशन कर सकते हैं, गीगावाट 484.82 गीगावाट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट जो रिसोर्सेस हैं, जो सोलर एनर्जी है, तो सन रेज से हमें सोलर एनर्जी मिलता है, तो अगर सन रेज ही नहीं है तो कहां से हम सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो एवरी सीजन द सन विल नॉट रिमेन्स, माने उतना ही माने वो सन रेज हमें नहीं आते हैं, राइट। विंड एनर्जी, जो जब हवा होती है तो देन ओनली वी कैन प्रोड्यूस द विंड एनर्जी, राइट। सो हाइड्रो एनर्जी के लिए जब वाटर रहता है तो देन ओनली वी कैन produce the hydroelectricity, right? So still we are to generate the energy, still we are depending on the fossil fuels only, so that is coal. See 75% हम डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंडेंट है कोल के ऊपर, तो जो जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। सो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 20% एंड लार्ज हाइड्रो पावर के ऊपर 10% एंड न्यूक्लियर पावर के ऊपर 3%। ऑलमोस्ट 70 to 75% हम कोल के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं पावर जनरेशन के लिए। इक्वेडर, रिसेंटली इक्वेडर जो है ना काफी न्यूज में थे क्योंकि वहां पे गैंग रिलेटेड डेथ्स ज्यादा हो रहे हैं। इक्वेडर जो है ये कहाँ पे है? इक्वेडर एक्चुअली ये साउथ अमेरिका में है, यहाँ पे देखिए। तो इक्वेटर जो लाइन जो है ना ये सो उस स्टेट के ऊपर से ही पास होती है, तो ऑन दैट नेम ओनली सो इट इज नेम्ड एज इक्वेडर करके नाम दिया गया है उस स्टेट को, ठीक है। तो इंडिया में कौन सी रेखा पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट, 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, राइट। सो तीनों रेखाएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर, ये तीनों जो रेखाएं हैं तो एक कॉन्टिनेंट से पास होती है, वो क्या है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से ये तीनों पास होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के, राइट। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस द इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ने इम्पीचमेंट किया था वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, फिलीपींस की वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया है। सो दिस फिलीपींस जो है ना, ये कहाँ पे है? स्पेसिफिक क्वेश्चन में है फिलीपींस। एंड फिलीपींस और चाइना के बीच में साउथ चाइना सी को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है हमेशा। तो रिसेंटली इंडिया ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल इंपोर्ट किया है, माने फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज की है, राइट। उसके अलावा यहां पे जो कंट्री से एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज करके बोलते हैं, ये एशियन ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज इसमें इंक्लूड है, वो है थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारे इस एशियन के अंडर में आते हैं, राइट। सो एंड दिस, ये जो रीजन जो है ना, तो यहाँ पे ज्यादा अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनो इरोशंस जो ज्यादा होते हैं, सो ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। सो दिस रीजन इज अंडर द रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं इसको, राइट, स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर। सो ये जो एरिया जो है, तो जो एरिया स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंडर में है, तो वहां पे बाउंड्रीज जो है, ठीक है, जो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से वो हिलते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, सुनामीज और अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज ज्यादा इस एरियाज में ज्यादा आते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, फिलीपींस जो है तो न्यूज में थे। नेक्स्ट इज चाइना, ताइवान। ताइवान ऐसा एक कंट्री है जो हमारे कंट्री में उसका एम्बेसी नहीं है, सो उसको एक कंट्री जैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं हम। सो ओनली 13 कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड ताइवान एज ए इंडिविजुअल कंट्री, तो उसमें से यूएसए एक है। यूएसए सपोर्ट्स ताइवान, ट्रम्प जो है ना, यूएसए ऑलवेज सपोर्ट्स द ताइवान, क्योंकि वो चाइना का दुश्मन है। चाइना जो है ना, तो चाइना और अमेरिका का पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट रहा है, राइट। सो नाउअडेज ओके, बट ताइवान को यूज करके वो चाइना को भड़काती है, राइट। सो रिसेंटली चाइना और यूएस का एक ट्रेड मीटिंग चल रहा था, ठीक है, ट्रेड मीटिंग चल रही है, तो ऑन दैट टाइम ओनली ताइवान का जो प्रेसिडेंट है ना, तो पैराग्वे विजिट करना है। सो पैराग्वे ऑल्सो इज वन ऑफ द कंट्री विच रिकॉग्नाइज्ड ताइवान एज ए कंट्री, तो उसका एम्बेसी यहाँ पे है। सो 13 कंट्रीज में, टोटल 13 कंट्रीज में इसका एम्बेसीज है। इंडिया में इसका एम्बेसी नहीं है, एंड वी ऑल्सो डिडंट रिकॉग्नाइज ताइवान एज ए कंट्री। सो ये पैराग्वे कहाँ पे है एग्जैक्टली? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है ना, वो पैराग्वे के ऊपर पास होती है, माने साउथ अमेरिका में ऑलरेडी इक्वेटर है, यहाँ पे इक्वेटर पास होती है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी पास होती है साउथ अमेरिका से। तो इक्वेटर कहाँ से? इक्वेटर कंट्री के ऊपर से, और कैप्रिकॉन जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है पैराग्वे के ऊपर से पास होती है, राइट। सो अगर ताइवान का जो प्रेसिडेंट है वो अगर पैराग्वे आना है, सो ही शुड लैंड ऑन नॉर्थ अमेरिका, फर्स्ट अमेरिका में लैंड करके उसके बाद यहाँ से यहाँ उनको आना है, राइट। सो ऑलरेडी ताइवान चाइना का दुश्मन है, तो ऑलरेडी इनका ट्रेड डील एक चल रही है चाइना के साथ, यूएस से, तो इसीलिए यूएस ने इनको जो ट्रिप था तो वो पोस्टपोन करने के लिए बोला है, तो इसीलिए द ट्रिप वाज पोस्टपोन्ड, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, ताइवान इन द न्यूज। एंड दिस इज इकोनॉमी रिलेटेड एक डेटा है। सो खरीफ सीजन माने जून से लेके
अक्टूबर तक जो फार्मिंग होती है करते हैं तो वो खरीफ सीजन बोलते हैं, जून से लेके अक्टूबर। सो इस टाइम में फार्मिंग ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होती है फार्मिंग की वो ज्यादा रहती है। तो हमारे इंडिया में देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, ऑलमोस्ट ऑल 40.3 मिलियन हेक्टर्स में पैडी की प्रोडक्शन होती है। पल्सेस जो है वो है 12.96, उड़द जो है वो 3.26, उड़द दाल जो होता है, मूंग दाल जो है 3.56 मिलियन हेक्टर्स में। कोस्ट सीरियल्स माने मिलेट्स, रागी, मेज जो है मक्का 7.89 मिलियन हेक्टर्स, ऑयल सीड्स 19.46, सोयाबीन 12.71, ग्राउंडनट जो है 4.51, शुगर कैन 5.25, कॉटन 12.95, टोटल 109 मिलियन हेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें 109 मिलियन हेक्टर्स में ओनली पैडी जो है ना 40% मिलियन हेक्टर्स में पैडी प्रोडक्शन हो रही है। तो इन चीजों को थोड़ा बदलना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई वे ऑफ एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पाम ऑयल, सनफ्लावर और सोयाबीन सीड्स ये सारी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से? फिलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रही है। तो इसीलिए अगर इन चीजों को तो थोड़ा इनकी जो प्रोडक्शन है तो अगर डाइवर्सिफाई करके इनकी प्रोडक्शन जो है बढ़ाने से तो ये इकोनॉमी का जो है ना, इकोनॉमी हमारा इंक्रीज होगी। ओके, सो दिस इज छोटा सा एक न्यूज था। एंड मेनली डेथ्स आर हैपनिंग ड्यू टू एक्सीडेंट्स एंड सुसाइड्स। ठीक है, तो ये एक डेटा है, रिपोर्ट है। सो 2020 तक ऑलमोस्ट ऑल हमारे देश में 1,07,000 सुसाइड की केसेस हुए हैं 2022 में, ओनली 2022 में। ठीक है, सो इसमें जो ज्यादा एजुकेटेड पर्सन है वही लोग सुसाइड कर रहे हैं। उसमें से स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है 8%, टोटल 8%, ओवरऑल इंडिया में टोटल 8% सुसाइड स्टूडेंट्स के हो रहे हैं। ठीक है, इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करनी है। तो गवर्नमेंट कुछ नया इनिशिएटिव्स लेके आना पड़ेगा इन चीजों को रोकने के लिए। ठीक है, सो दिस ऑल थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड। ओके, सो पहला मॉड्यूल में इन चीजों को हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट मॉड्यूल में और जो भी करंट रिलेटेड इश्यूज जो भी हैं तो वो लेके आऊंगा मैं। ठीक है, तो एवरी मंथ ऐसा मॉड्यूल जैसे रहेगा, आपको एक मंथ में ऑलमोस्ट ऑल आपको 4 to 5 मॉड्यूल्स रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल। सो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सो एंड दिस पीडीएफ विल बी अवेलेबल इन आवर टेलीग्राम चैनल KRK Academy 9। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस CAP प्रिपरेशन, सो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है उस नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। सो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो अगर आपको कंप्लीट क्लासेस करनी है फुल कोर्स, सो ऑल्सो अवेलेबल कंप्लीटली, आपको ऑनलाइन रहेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट क्लासेस इज अवेलेबल। तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिए अगर कोई बैच को लेना है, प्रिपरेशन करना है CAPF, if you want to become an assistant commandant, so definitely I will support you. So what are the things you need, what are the things you need, so definitely I will support them. Okay, so thank you दोस्तों, जय हिंद।